है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का रिवीजन करेंगे, क्विक फास्ट रिवीजन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, जो सतरिया एकांकी नाटक को क्या कहते हैं? तो देखिए, सतरिया के एकांकी नाटक को अंकिया नाट कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकिया नाट। अब यहीं पर इसके जो पुरुष रूप होता है उसको हम पौरुषिक भंगी कहते हैं, और यहीं पर इसके जो स्त्री रूप है इसको हम क्या कहते हैं? स्त्री भंगी। अब देखिए, सतरिया का जो सत्र है उसी को हम भंग नाम से जानते हैं। भंग आपका एक रूट वर्ड है। और यहीं पर सतरिया की अन्य शैली कौन कौन सी हैं? एक है चाली, जुमरा और नाटभंगी। ये सब किससे रिलेटेड है? ये सतरिया से रिलेटेड है। अब देखिए, सतरिया के हम डांसेस भी देख लेते हैं। ओजापली, देवदासी और बिहू और बोडोस, ये कहाँ के डांस हैं? ये हैं आसाम के, जहाँ सतरिया है। अब देखिए, इनमें किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? एक ड्रम, मजीरा और बांसुरी, इन तीन का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यहीं पर हम बात करते हैं डांसर्स। घनाकांत बोरा, इंदिरा पी बोरा और रामेश्वर सैकिया और हरिचरण सैकिया, प्रदीप चलीहा, जतिन गोस्वामी और मणिक बार बयान, ये सभी किससे रिलेटेड हैं? ये सतरिया के डांसर्स हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कामसाले किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, कामसाले, तो कामसाले पूछा तो कामसाले कहाँ का होगा? तो कामसाले है कर्नाटका का। तो कर्नाटका के और लोक नृत्य कौन कौन से हैं? डोलू कुनीथा, बोलकाट, नागमंडला, बीरगासे, ये सभी कहाँ के हैं? ये हैं हमारे कर्नाटका के। अब देखिए, झारखंड का एक देखेंगे, झारखंड का क्या है? सोहराई। और केरला का कौन सा है? ओट्टम थुलाल और कालियट्टम, ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के। अब देखिए, बिहार में कौन सा है? जाट जटिन, झिझिया और विदेशिया, ये तीनों कहाँ के हैं? ये तीनों हैं बिहार के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, हरप्रिया नम्बूदिरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? तो देखिए, हरप्रिया नम्बूदिरी कथकली की प्रतिपादक हैं। अब देखिए, कथकली के और कौन कौन से प्रतिपादक हैं? केसी पडिक्कर, कलामंडली गोपी और कोटकल शिवरामन और क्लीनियम बालकृष्णन, ये किसी से रिलेटेड है? ये कथकली से रिलेटेड है। अब देखिए, हम कुचिपुड़ी के देखें। कुचिपुड़ी से कौन कौन से? बम्पत चिन्ना सत्यम और ओडिसी से संयुक्ता पाटग्रही, भरतनाट्यम से लीला सैमसन और बैजयंती माला, ये किससे रिलेटेड है? ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। आमनाद बी रागमन, किसका का इनका किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो इनका किस वाद्य यंत्र से संबंध है? इनका संबंध है मृदंगम। क्या? मृदंगम। अब देखिए, मृदंगम के और कौन कौन से उस्ताद हैं जो उनसे रिलेटेड हैं? देखिए, A.V. आनंद, टी गोपाल कृष्णम, पालघाट अय्यर, गुरुवयूर दोराई और ओबेलापुरम के शिवरामन, ये सभी किससे रिलेटेड हैं? ये सभी हमारे मृदंग से रिलेटेड हैं। अब देखिए, बांसुरी का, जैसे आपको पता है बांसुरी का हमने पहले भी तो पढ़े थे, आज भी हम 2 ऐड करेंगे। जैसे राकेश चौरसिया, जिनको ग्रैमी अवार्ड में मिला है 2024 में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, दूसरे कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। अब देखिए, सितार के एक कौन है? संजय बंदोपाध्याय। और एक सरोद के कौन है? हाफिज अली खां, ये किससे रिलेटेड है? सरोद से रिलेटेड है। अब देखिए, लिथोई चनबम, खेल संबंध किससे है? देखिए, लिथोई चनबम जूडो से संबंध है। अब देखिए, हम बात करते हैं लिथोई चनबम 2022 में एक इकलौती महिला है जो जूडो में जीती थी। ये विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप रही है। अब देखिए, जो जूडो है वो कहाँ से रिलेटेड है? वो जापानीज मार्शल आर्ट है। अब देखिए, इससे जूडो से और रिलेटेड कौन कौन से प्लेयर हैं उनको भी हम देखेंगे। सौदाम कल्पनी देवी, सुशीला देवी लिक्कम्बम और गरिमा चौधरी के टोम्बी देवी, ये सभी किससे रिलेटेड हैं? ये जूडो से रिलेटेड हैं। अब देखिए, अब ये बताना है आपको, जो ODI क्रिकेट मैच होता है उसमें एक बॉलर हाईएस्ट कितने ओवर फेंक सकता है? तो देखिए, ODI क्रिकेट मैच होता कितने का है? वो होता है 50 ओवर का। तो एक बॉलर मैक्सिमम 10 ओवर फेंक सकता है। देखिए, T20 में मैक्सिमम एक प्लेयर कितना फेंक सकता है? वो है 4 ओवर। देखिए, टेस्ट मैच कितने दिन चलता है? 5 दिन। एक दिन में
90 ओवर फिक्स जाने चाहिए और यहीं पर 1 घंटे में 15 ओवर फिक्स जाने चाहिए। अब देखिए यहीं हम बात करते हैं जो ओडीआई मैच की शुरुआत है उससे पहले 60 ओवर के होते थे और 1987 में ओडीआई मैच में 50 ओवर की शुरुआत की गई। यहीं पर टीएलएस डकवर्थ लुईस नियम का भी 1977 से आया था। अब देखिए डेविस कप, जो डेविस कप है उसका संबंध किस चीज़ से है? तो देखिए जो डेविस कप का संबंध है वो किससे है? वो टेनिस से है। अब देखिए पहला डेविस कप कब खेला गया था? पहला डेविस कप कब खेला गया? 1900 में खेला गया। सर्वाधिक विजेता कौन रहा है? सर्वाधिक विजेता रहा है यूएस। 2023 का विनर कौन था? 2023 का विनर था इटली। कौन? इटली, जिसने सेकंड बार जीता है। 2024 का डेविस कप कहाँ हेल्ड हो रहा है? 2024 का जो डेविस कप है वो स्पेन में हेल्ड हो रहा है। देखिए अभी हम बात करते हैं टेबल टेनिस कप। जो टेबल टेनिस कप है वो कहाँ से है, किससे रिलेटेड है? टेबल टेनिस के और कौन कौन से कप है? देखिए कार्बिलान कप किससे रिलेटेड है? टेबल टेनिस से रिलेटेड है। यहीं पर क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट का जो एशिया कप है वो किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। अब देखिए बिल्सन कप का किससे संबंधित है? बिल्सन कप बास्केटबॉल से संबंधित है। अब देखिए यही हम बात करते हैं जो बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। तो यहीं हम बात करते हैं अरुंधति रॉय की और कौन कौन सी बुक हैं जो बहुत ही फेमस रही हैं। देखिए उनकी एक बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दूसरा आज़ादी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म और लिसनिंग टू द ग्रास हैपर्स। ये सभी किसकी बुक है? ये अरुंधति रॉय की बुक है। अब हम बात करते हैं 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट वाला यूटी कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाला कौन सा है? दादर नगर हवेली, जिसकी 76.2% है। अब देखिए पहली बार इर्रेगुलर सेंसस कब हुई थी? तो पहली बार जो इर्रेगुलर सेंसस है वो 1872 में मियो के समय में हुई थी। और इसकी जब पहली रेगुलर हुई थी वो कब हुई थी? रेगुलर सेंसस हुआ था 1881 में। किसके कार्यकाल में? रिपन के कार्यकाल में। अब देखिए 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। और ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। आज़ाद भारत की पहली सेंसस 1951 में हुई थी। यहीं 2011 में सेंसस कमिश्नर सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली थे। अब जो इसका स्लोगन था वो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब देखिए ऊपर हमने देखा था यूटी, अब हम देखेंगे हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट कौन सा है। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट कौन सा है? वो है केरला। कितनी है? 94.1% है। अप्रॉक्सिमम 94 ही ले लेते हैं। अब देखिए लोएस्ट लिटरेसी रेट वाला कौन सा है? वो है बिहार। इसकी कितनी है? 61.8%। अब देखिए सिटीजनशिप यानी नागरिकता अमेंडमेंट एक्ट 2019 पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? तो वो पास कब हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास हुआ। और लोकसभा में कब पास हुआ? 9 दिसंबर 2019 को। इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिल गई थी? 12 दिसंबर 2019 को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। और ये लागू कब हुआ था? ये 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ था। अब देखिए सिटीजनशिप प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? देखिए सिटीजनशिप प्राप्त करने के हमें 5 तरीके हैं। बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन टू द टेरिटरी। मतलब अगर हम किसी टेरिटरी को इंडिया में मिला लेते हैं तो वहाँ के रहने वाले लोग भी इंडिया के लोग हो जाएंगे। अब देखिए अब हमसे ये पूछा है जो फंडामेंटल राइट होते हैं, फंडामेंटल राइट कौन से में है? पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक के जो हैं ये सब किसमें? फंडामेंटल राइट में आते हैं। तो उसने क्वेश्चन ये पूछा है तो ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो केवल सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, फॉरेनर को नहीं मिलते? तो आपको ये याद रखना होगा कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये वो आर्टिकल हैं जो केवल इंडियन सिटीजनशिप को मिलते हैं, ये फॉरेनर को नहीं दिए जाते। बाकी जितने आर्टिकल हैं वो दोनों के लिए होते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो राइट टू एजुकेशन की बात की गई है आर्टिकल 21A में। अब हम बात करते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र फर्स्ट फाउंड किस में पाया जाता है? तो गायत्री मंत्र किस में पाया जाता है? वो ऋग्वेद में पाया जाता है। और गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं वो कौन है? विश्वामित्र।
ठीक है। और इसकी जो लिपि है वो कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। और ये जो गायत्री मंत्र किसको डिवोटेड है, डिवोटेड टू सन गॉड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहीं पर हम बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं, ऋग्वेद में टोटल मंडल हैं 10, और विष्णु जी का उल्लेख भी हमें इसी में मिलता है। अब देखिए जो इसमें वंश मंडल है वो कितने से है, 2 से 7 तक है। सर्वाधिक मंत्र अग्नि देवता को समर्पित हैं। और ऋग्वेद की रचना पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ऋग्वेद की जो रचना पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं होत्र। बड़ शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, बड़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था। अब देखिए इसमें अब हम बात करते हैं उपनिषद। टोटल उपनिषद कितने हैं, टोटल उपनिषद हैं 108, जिसमें 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सत्यमेव जयते का जो स्लोगन है वो किस में है, वो मुंडक उपनिषद में है। अब देखिए यम नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है, तो वो कौन सा है, कंठ उपनिषद में है। किसमें, कंठ उपनिषद में। सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, बृहदारण्यक उपनिषद है, ठीक है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मयूरोथ्रोप उपनिषद है। अब देखिए यही हम बात करते हैं छंदोग्य उपनिषद की। देखिए छंदोग्य उपनिषद में बुद्ध के 4 आर्य सत्य का भी इसी में वर्णन मिलता है। महावीर स्वामी का सिद्धांत जियो और जीने दो इसी में हमें देखने को मिलता है। और अद्वैतवाद शंकराचार्य का सिद्धांत हमें छंदोग्य उपनिषद में ही देखने को मिलता है। अब देखिए गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे है, किस वेद से है, तो गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्व वेद से है। देखिए ऐत्रेय कौशितकी का संबंध किससे है, ऐत्रेय कौशितकी का संबंध है ऋग्वेद से। पंचविश और षड्विश का संबंध किससे है, वो है सामवेद से। शतपथ और तैत्तिरीय किसका संबंध है, शतपीय 33 का संबंध है यजुर्वेद से, ठीक है। अब देखिए वेदांग, टोटल कितने वेदांग हैं, टोटल 6 वेदांग हैं। क्या, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ठीक है। अरिष्टा, जैसे अपना वेद होते हैं वैसे ही अरिष्टा किससे रिलेटेड है, तो अरिष्टा किससे रिलेटेड है, अरिष्टा है ईरान से, ठीक है। अब देखिए हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान निकोबार की, हाईएस्ट पीक अंडमान निकोबार की कौन सी है, वो है सैडल पीक। कितनी है, 732 मीटर, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं माउंट थूलियर। माउंट थूलियर कहाँ की हाईएस्ट पीक है, तो माउंट थूलियर हाईएस्ट पीक कहाँ की है, वो है निकोबार की। अब हम बात करते हैं सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया आफ्टर K2। अब देखिए जो K2 है वो इंडिया ऑक्यूपाइड POK के अंदर आती है, तो इसको हम अपनी पहली नहीं मानते। तो हमारी जो कौन सी है सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो कौन सी है, कंचनजंगा। और ये जो है इसकी जो K2 है इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर है। प्रेजेंट में कहाँ पर है, POK ऑक्यूपाइड कश्मीर में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी कितनी हाइट है 8848 मीटर। नॉन वाई, इसी को हम सागर माता के नाम से जाते हैं। और ये हमारे है कहाँ पर है, वो है हमें नेपाल में। अब जब हम बात करते हैं सतलुज रिवर की, देखिए जो इंडिया का मैप है, ये जो सतलुज रिवर होती है वो इंडिया में कहाँ से एंट्री करती है, तो वो हमारी तिब्बत से निकलती है। तो ऑरिजिन इसका कहाँ है, राक्षताल तिब्बत और लोंगचेन संभाव जगह से करती है। इसमें भारत में इसकी एंट्री कहाँ से होती है, सिपकीला पास से इसकी कहाँ भारत में एंट्री होती है। अब देखिए जो सतलुज रिवर है इसी को हम पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी के नाम से भी इसी को जानते हैं, ठीक है। अब देखिए जहाँ ब्यास और सतलुज का जो संगम होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, हरके बैराज, यानी हरके बैराज। अब ये हरके बैराज है कहाँ पर, ये है हमारा पंजाब में। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र और इंडस की। देखिए ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन हमें कहाँ से देखने को मिलता है, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन हमें मानसरोवर लेक बोखरचो ग्लेशियर से देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इंडस का। इंडस का ओरिजिन कहाँ से देखने को मिलता है, चेमायुगडंग ग्लेशियर से, नॉन बाई सिनका बाप जलधारा, सिनका बाप जलधारा से हमें इसको नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा रिवर आइलैंड। तो देखिए सबसे बड़ा रिजर्व आइलैंड कहाँ पर है, वो है माजुली रिवर आइलैंड। अभी देखिए ये माजुली है किस रिवर पर है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना है। अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसको हम अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे देखते हैं। देखिए जब ब्रह्मपुत्र जब तिब्बत में होती है इसको हम सोंगपो नाम से जानते हैं। जब ये भारत में एंटर हो जाती है तो इसको हम दिहांग नाम से जानते हैं। और जब ये बांग्लादेश में होती है तब इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र किस नदी के साथ सुंदरबन डेल्टा बनाती है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा गंगा जी के साथ मिलकर बनाती है, जो पश्चिम बंगाल में बनाती है। और वहीं पर जहाँ बे ऑफ बंगाल है वहाँ जब गिरती है उससे पहले ही वो
अपना सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अब देखिए रिवर नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश, देखिए गंगा को ही हम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। जो इसकी टोटल लेंथ है गंगा की वो कितनी है 2525 किलोमीटर। देखिए जमुना जो बांग्लादेश में जो इसका ब्रह्मपुत्र नाम है, और जो पद्मा जो गंगा है, जब इनको बांग्लादेश में मिलती हैं तो उसकी वही एक धारा बनाती है, उसको क्या बोलते हैं मेघना धारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीडीपी और जीएनपी। देखिए जीएनपी क्या होता है, जीएनपी होता है जीडीपी प्लस विदेशों से जो प्राप्त आय होती है वो क्या होता है, वो जीएनपी होती है। तो जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, और जीडीपी की क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए अब हम बात करते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी। अब देखिए एनडीडीबी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है आनंद में, इन आनंद। ठीक है, आनंद कहाँ पर है, गुजरात में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी 1965 में हुई थी 16 जुलाई को। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, बर्गरेस कुरियन। और इसी को किस नाम से हम जानते हैं, फादर ऑफ द वाटर रिवॉल्यूशन किसके नाम से है, बर्गरेस कुरियन। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, इसका कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में है। इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये करनाल में। करनाल कहाँ पर है, हरियाणा में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये है हमारा बेंगलोर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, वो है वाराणसी यूपी में। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल सेंसस कंडक्टेड आफ्टर। देखिए जो एग्रीकल्चर सेंसस होती है, मतलब कृषि सेंसस होता है, वो कितनी साल बाद होता है, 5 साल बाद होता है। जो इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो 1970-1971 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब देखिए एक पशु सेंसस होता है, वो भी 5 साल बाद होता है। जो इसकी पहली शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1919 और 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए हमोरस गैस, हमोरस गैस क्या होती है, इसी को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। और ये क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी प्रिस्टले। किसने, प्रिस्टले। अब देखिए कार्बन फाउंड, देखिए कार्बन के 4 प्रकार होते हैं। तो कार्बन के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक एंथ्रेसाइट होता है, एक बिटुमिनस होता है, एक पीट होता है और एक लिग्नाइट होता है। इसमें जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है वो किसमें होती है, वो एंथ्रेसाइट में पाई जाती है, जिसमें कोयला होता है 95%। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस, जिसमें 85% लगभग होती है प्योरिटी। और तीसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या होता है, जिसमें 3rd नंबर पर आता है। देखिए जो पीट होता है सबसे पुअरेस्ट क्वालिटी होती है कार्बन की जो पाई जाती है, जिसमें 65% अप्रोक्स होता है। हु एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ द हीट। देखिए हीट के हार्ट की कंडीशन को कौन एक्सप्लेन करता है, वो कौन करता है, ईसीजी करता है। ईसीजी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। देखिए अब पोलियो जो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, पोलियो वैक्सीन की खोज की थी जॉन साल्क ने। किसने, जॉन साल्क ने 1952 में। ठीक है, वैक्सीन ऑफ कोलेरा, चेचक का टीका की किसने खोज की थी, वो की थी एडवर्ड जेनर ने, जो 1796 में की थी। टीबी का जीवाणु, टीबी का जो जीवाणु है उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। किसने, रॉबर्ट कोच ने। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। जो इंसुलिन का टीका है उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज की थी बेटिक ने। ठीक है, टीबी का टीका किसने खोज की थी, ग्यूरिन और कॉलमेट ने की थी। पार्किंसन डिसीज़, पार्किंसन डिसीज़ किससे रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो पार्किंसन डिसीज़ होती हैं वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। अब देखिए अब हम बात करते हैं जो तेलंगाना है, तेलंगाना की स्कीम हमारी कौन कौन सी हैं। तो देखिए एक इंदिरा अम्मा आवास योजना, इंदिरा अम्मा आवास योजना कहाँ से रिलेटेड है, वो है तेलंगाना से। सीएम नाश्ता योजना ये कहाँ से है, तेलंगाना। गृह लक्ष्मी योजना और गीता कर्मिकुला बीमा योजना, ये सभी कहाँ की स्कीम है, ये हमारी तेलंगाना की स्कीम है। अब देखिए तेलंगाना की जो हाल ही में न्यूज़ में भी रहा था, महिला और ट्रांसजेंडर को बस में फ्री है ट्रैवल करना। अब देखिए और तेलंगाना में ही एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए भी विधेयक पास हो चुका है, जो कि तेलंगाना में खुलने वाली है। अब देखिए उंगलई थेड़ी पहल
किससे रिलेटेड है? उंगली थैली पहल कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? वो कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में। अब देखिए आपको याद होना चाहिए कि सीएम, तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन है। और यहाँ पर इसमें राज्यसभा की सीटें कितनी है? 18 यहाँ पर हमारी राज्यसभा की सीटें हैं। और लोकसभा की सीटें कितनी है? 39। और यहाँ के गवर्नर कौन है? रवि कुमार। ठीक है। अब हम बात करते हैं मिस वर्ल्ड 2023। मिस वर्ल्ड 2023 कौन है? क्रिस्टीना पिजिकोवा, चेक गणराज्य की है ये। और मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 कौन है? सिनी सेठी। आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन। इंडिया में ऑपरेशन कई चला गए थे, तो वो कभी पूछ लेता है ये ऑपरेशन किससे संबंधित है और कहाँ आया था। ठीक है, तो देखिए ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु कहाँ पर था? वो जम्मू कश्मीर में आया था। ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन कहाँ आया था? यूपी में, जहाँ गौ हत्याओं के खिलाफ था। ठीक है। नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन। देखिए आपको याद रखना पड़ेगा कि नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन और ऑपरेशन नार्कोस ये किसके द्वारा लागू किए गए थे? ये आरपीएफ के द्वारा लागू किए गए थे। जिसमें नन्हे फरिश्ते में क्या था? जो 549 बच्चे अपने फैमिली से दूर हो गए थे, इनको मिलाने का काम किया था। ऑपरेशन नार्कोस में आरपीएफ के द्वारा चालू किया गया था, जिसमें स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स के खिलाफ किया था। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन सजग इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपसे, मेरे लिए एक क्वेश्चन है कि ऑपरेशन जिंदगी कहाँ लागू किया गया था? तो ये आपको बताना है। और अगर कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।